हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोगों का फिर से स्वागत है स्टडी विथ मी में। तो फ्रेंड्स, जेपीएससी सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने पिछले क्लास में मनसबदारी व्यवस्था को पढ़ लिया था। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं जागीरदारी व्यवस्था। तो चलिए इससे क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। मुगल कालीन जागीरदारी व्यवस्था के स्वरूप एवं प्रकारों की विवेचना करें। तो पहले हम भूमिका लिखेंगे। मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक एवं आर्थिक व्यवस्था का आधार भू राजस्व था। मुगल शासकों ने साम्राज्य के संसाधनों के संग्रह एवं वितरण के लिए एक विशेष व्यवस्था विकसित की, जिसे जागीरदारी व्यवस्था कहा जाता था। इस व्यवस्था के अंतर्गत मुगल अधिकारियों एवं मनसबदारों को वेतन के बदले भूमि अथवा उसके राजस्व प्राप्ति का अधिकार प्रदान किया जाता था। प्रदान की गई भूमि को जागीर तथा उसके धारक को जागीरदार कहा जाता था। आगे देखते हैं। अकबर ने इस व्यवस्था को व्यवस्थित रूप से चलाया। उसने साम्राज्य की भूमि को खालसा एवं जागीर भूमि में विभक्त कर दिया। जागीरदारी व्यवस्था के स्वरूप। जागीरदारी व्यवस्था के निम्न स्वरूप है। चलिए कौन कौन से देख लेते हैं। वेतन के बदले जागीर प्रदान करना, खालसा एवं जागीर भूमि में विभाजन, प्रशासनिक नियंत्रण और जागीरदारी का हस्तांतरण। चलिए देखते हैं, पॉइंट्स को थोड़ा थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं हम लोग। वेतन के बदले जागीर प्रदान। मनसबदारों को वेतन के बदले या वेतन के रूप में भूमि दी जाती थी। खालसा एवं जागीर भूमि में विभाजन। भूमि को दो भागों में बांटा गया था। पहला खालसा भूमि सीधे शाही प्रशासन के अधीन था ये, और दूसरा जागीर भूमि था जिसे मनसबदारों अधिकारियों को वेतन के बदले प्रदान किया जाता था। तो ये हमारा हो गया। चलिए आगे देखते हैं। प्रशासनिक नियंत्रण। जागीरदार का भूमि पर स्वामित्व नहीं होता था। राजस्व वसूली का अधिकार राज्य द्वारा प्रदत्त होता था। अंतिम स्वामित्व एवं नियंत्रण शासन का होता था। अब जागीरदारों का हस्तांतरण देख लीजिए। जागीरदारों को एक जागीर से दूसरी जागीर में नियमित रूप से बदला जाता था। इसका उद्देश्य उन्हें किसी एक क्षेत्र में शक्तिशाली होने से रोकना था। इससे साम्राज्य पर केंद्रीय नियंत्रण बना रहता था, लेकिन इससे साम्राज्य के लिए परेशानी बढ़ी। जिस इलाके में जागीरदार होते थे, वहां दीर्घकाल के लिए विकास की योजना नहीं बन पाते थे, और ना ही विकास के लिए कोई वहां पे सोच पाता था, क्योंकि वो लोग सिर्फ अधिकतम धन वसूलने के फिराक में रहते थे। इससे मुगल साम्राज्य को आर्थिक नुकसान ही हुआ। उसके परिणाम ये निकले थे। चलिए आगे देखते हैं। जागीरों के प्रकार। मुगल काल में सभी जागीरों एक समान नहीं थी, बल्कि उनके उद्देश्य एवं प्रकृति के आधार पर उन्हें विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया जाता था। तो उनके कौन कौन से प्रकार है वो देख लेते हैं। देखिए, जो क्वेश्चन का डिमांड था डायरेक्ट उतना ही लिखना है, ज़्यादा कुछ भी आलतू फालतू लिखना नहीं है। जो क्वेश्चन का डिमांड है बस डायरेक्ट वही पॉइंट पे आना है। तो जागीरों के प्रकार देखते हैं। जागीर तनख्वाह, वेतन जागीर, इनाम जागीर और खालिसा जागीर। तो चलिए जागीर तनख्वाह पहले देख लेते हैं कि जागीर तनख्वाह किसको कहते थे। यह जागीर मुख्यतः सामान्य जागीरदारों को वेतन के बदले प्रदान किया जाता था। जागीरदार का भूमि पर स्वामित्व नहीं होता था। यह जागीर वंशानुगत नहीं होती थी। तो यह जागीर तनख्वाह था। आगे देखते हैं। वतन जागीर किसे कहते हैं। यह जागीर मुख्यतः राजपूत सरदारों को प्रदान की जाती थी। यह वंशानुगत प्रकृति की होती थी। जागीरदार का अपने क्षेत्र पर पारंपरिक अधिकार बना रहता था। अकबर ने राजपूतों को साम्राज्य से जोड़ने के उद्देश्य से ऐसी जागीर प्रदान की थी। तो अब देखते हैं इनाम जागीर क्या था। यह जागीर वेतन अथवा प्रशासनिक कार्यों के लिए नहीं दी जाती थी। इसे विशेष सेवा, धार्मिक कार्य अथवा पुरस्कार के रूप में प्रदान किया जाता था। जहांगीर के काल में इनमें से कई जागीरों को वंशानुगत बना दिया गया था, जिन्हें अलतमगा कहा जाता था। चलिए खालसा जागीर देखते हैं, ये लास्ट है। यह भूमि सीधे केंद्रीय प्रशासन के नियंत्रण में रहती थी। इसका राजस्व सीधे शाही कोष में जमा होता था और इस पर किसी जागीरदार का अधिकार नहीं होता था। तो जो क्वेश्चन था वो हमने पूरा किया। चलिए निष्कर्ष देख लेते हैं। इस प्रकार जागीरदारी व्यवस्था मुगल शासन की एक प्रमुख प्रशासनिक एवं आर्थिक व्यवस्था थी, जिसके स्वरूप तथा विभिन्न प्रकारों के माध्यम से साम्राज्य का संचालन एवं राजस्व प्रबंधन सुनिश्चित किया जाता था। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है।
वीडियो अगर अच्छा लगे और आप लोगों को मेरी मेंस राइटिंग अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं इसी तरह की वीडियो बना के लेकर आऊँ आप लोगों के सामने। और आप लोगों को कौन से पेपर की आंसर राइटिंग चाहिए प्लीज़ मुझे बताइए, मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर स्टार्ट करूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर से नए टॉपिक के साथ।